आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस बार ऐसे फंसे हैं कि उनके लिए बचना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल ईडी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी केजरीवाल को छोड़ने के मूड में नहीं है। ईडी के पास ऐसे ऐसे सबूत मौजूद है जिससे जांच एजेंसी केजरीवाल तक पहुंच गई है और केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर सता रहा है कि अगर वो लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार हुए तो उनकी पार्टी का क्या होगा। केजरीवाल ईडी से भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली शराब कांड मामले में केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है और 18 जनवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल को मिला ये चौथा समन है। इससे पहले केजरीवाल को 3 समन जारी किए जा चुके हैं और वो एक बार भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली का कथित शराब घोटाला फर्जी है, लेकिन सवाल है कि शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिल रही है। कोर्ट का भी मानना है कि गड़बड़झाला तो हुआ है, लेकिन आपके नेता बचने के लिए मामले को राजनीतिक एंगल देने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब ईडी के अलावा सीबीआई भी एक्शन में है। सीबीआई तक ऐसी बात पहुंची है जिससे केजरीवाल नई मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल की उड़ गई है नींद। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर भी बताएंगे आपको कि कैसे कांग्रेस की भी मुश्किलें बढ़ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, देश की राजनीति के भीतर एक व्यक्ति का अवतरण हुआ। नाम था अरविंद केजरीवाल, जो राजनीति के लिए संघर्ष करते हुए कहते थे कि जी हम देश की राजनीति में आए तो देश की राजनीति से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। वह दूसरे नेताओं पर तंज कसते थे कि जी एक नेता को इतने बड़े घर की क्या जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जब सत्ता हाथ में आई तो अरविंद केजरीवाल साहब के रंग ढंग ही बदल गए हैं। जो नेता कहते थे कि जी हमें बड़े बड़े घरों का क्या करना है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो वह और उनके नेता बड़े बड़े घरों के लिए लड़ पड़े। राघव चड्ढा सरीखे नेता बंगले पर कब्जे के लिए कोर्ट में पहुंच गए तो उनके साहब केजरीवाल साहब तो उनसे 2 कदम आगे ही निकले। उन्होंने तो चोरी छुपे अपना ऐसा चांदनी महल बनवा लिया कि जिसने सुना उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही नेता है जिसने कहा था कि हमें बड़े बड़े घरों की क्या जरूरत है। लेकिन राजनीतिक चमक धमक ने उन्हें ऐसा प्रभावित किया कि उन्होंने अपने लिए आलीशान घर बनवा लिया है। चलिए, घर बनवाया तो बनवाया, लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया है साहब की सरकार ने। अरविंद केजरीवाल सरकार पर चारों तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। अब सुनने में आ रहा है कि जो आलीशान इमारत उन्होंने अपने रहने के लिए बनवाई है उसमें भी उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया है, जिसको लेकर अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास की मरम्मत पर प्रतिवर्ष औसतन 8.5 करोड़ रुपए खर्च होने पर एक बार फिर सवाल उठाया है। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास में छोटी मोटी मरम्मत, नवीकरण, प्लम्बर कार्यों की आड़ में भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल सरकार का पर्याय बन गया है। अब इस मामले में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीबीआई जांच की मांग की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक आरटीआई में हुए खुलासे से जानकर हैरानी हुई है कि 2015 से 2022 के बीच 8 वर्षों में दिल्ली सीएम आवास में छोटे मोटे सिविल वर्क, सैनिटरी, प्लम्बिंग, बढ़ईगिरी आदि के काम पर प्रतिवर्ष औसतन 8.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास परिसर में नगर निगम की अनुमति के बिना नए बंगले के निर्माण पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि पुराने बंगले की छोटी मोटी मरम्मत पर 8 साल में 29.56 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम आवास परिसर में नए निर्माण और मरम्मत नवीकरण पर 80 करोड़ से अधिक खर्च हुए। उनका कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की सीबीआई जांच आवश्यकता है। बता दें कि पिछले कुछ समय से दिल्ली सीएम आवास विवाद लगातार सुर्खियों में रहा है। दिल्ली बीजेपी इसे लगातार उठा रही है। बीजेपी का आरोप है कि सीएम आवास का निर्माण गलत तरीके से हुआ है। इसके निर्माण पर पैसों का आवंटन भी गलत तरीके से हुआ। अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार की ऐसी पटकथा लिख दी है कि जिसे देखकर लग रहा है कि धीरे धीरे पहले सब नेता जेल में जाएंगे और उसके बाद पार्टी ही ध्वस्त हो जाएगी।
दोस्तों, लोकसभा चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए इस साल होने वाली सबसे बड़ी परीक्षा है। अरविंद केजरीवाल भले ही उस गठबंधन का हिस्सा है जिसके साथ 28 घटक दल हैं, लेकिन परेशानी यह है कि अरविंद केजरीवाल इस भीड़ के साथ होकर भी तन्हा ही महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि इस भीड़ के उनके लिए कोई अधिक मायने नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी और सरकार लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती जा रही है। केजरीवाल अपने नेताओं का केस लड़े या चुनाव लड़े, क्योंकि गठबंधन से भी इन्हें भ्रष्टाचार के मामले पर बहुत अधिक सहयोग मिलता दिख नहीं रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा दर्द है उनका अकेलापन। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर विपक्षी दलों के गठबंधन इंडी अलायंस की 27 पार्टियों का साथ आपके पास है, मगर बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को अपने उन मजबूत साथियों की कमी जरूर खल रही होगी जो जेल की हवा खा रहे हैं। खुद केजरीवाल आरोप लगाते रहते हैं कि उनकी पार्टी के नंबर 2 और 3 के नेताओं को गलत तरीके से जेल में बंद किया गया है। इनमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम शामिल है। कथित आबकारी घोटाले को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप है। ऐसे में जब चुनाव नजदीक है तो निश्चित तौर पर केजरीवाल को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल विपक्षी दलों के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर समझौता नहीं हो सका है, मगर जब भी फॉर्मूला सेट होगा, आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कदम रखना चाहेगी। हालांकि केजरीवाल और उनकी पार्टी को मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की कमी खलने वाली है। दोनों ही नेताओं को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में केजरीवाल को अकेलापन महसूस हो रहा होगा। माना जाता है कि केजरीवाल और सिसोदिया की जोड़ी आपके लिए शुभ है। ये जोड़ी टूटी नहीं है, पर दोनों के बीच जेल की सलाखों ने दूरियां बढ़ा दी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जब सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है, उस वक्त अरविंद केजरीवाल खुद को अकेला महसूस कर रहे होंगे। आपका सबसे बड़ा दर्द यही है कि जेल में रहकर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि चुनाव में पार्टी को इसकी सहानुभूति भी मिल सकती है। बीते बुधवार को अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को उस वक्त एक और झटका लगा जब दिल्ली की एक अदालत ने आप सांसद संजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी। संजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। उनको अदालत ने उचित सुरक्षा के तहत 12 जनवरी को चुनाव प्रमाण पत्र लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास ले जाने का निर्देश दिया है। दोस्तों, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा चुकी है। आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस ने राम की प्रतिष्ठा को ही तार तार कर दिया है। राम इस देश को त्यागशील और संकल्प सिखाते हैं, लेकिन कांग्रेस राम के विचारों से कोसों दूर खड़ी नजर आती है। तभी तो वह तुष्टीकरण की राजनीति के आगे नतमस्तक होकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये कांग्रेस पहली बार नहीं कर रही है। नेहरू गांधी परिवार के बड़े और देश के पहले प्रधानमंत्री दिवंगत जवाहरलाल नेहरू भी ऐसा कर चुके हैं। राम जिसके आराध्य हैं, कथित तौर पर नेहरू ने उनका अपमान किया था, जैसा कि उन पर आरोप लग रहा है। इसी महीने 22 जनवरी को राम नगरी अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए न्योते को अस्वीकार कर दिया। इसने ये भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार हिंदू मान्यताओं का विरोध कर रही है। पिछले 2-4 दशकों में जब भी राम मंदिर का मुद्दा उठा है, उन्होंने हमेशा इसका विरोध किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि भगवान राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे और राम सेतु पर भी सवाल उठाया। वर्तमान कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर पहुंच गई है। मैं उनके फैसले से हैरान नहीं हूं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यह बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आयोजन है तथा अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि ने दावा किया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता नेहरू ने गुजरात के प्राचीन सोमनाथ मंदिर में जाने से इनकार कर दिया था।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के खिलाफ रही है। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद और के.एम. मुंशी ने किया था। उस दौरान जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वह सोमनाथ नहीं गए तो कांग्रेस का मौजूदा नेतृत्व अयोध्या कैसे जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम गाते थे और आज कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस हिंदू धर्म और हिंदुत्व के खिलाफ है। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराया है, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि कांग्रेस को सिर्फ 18% आबादी की ही चिंता है। वो बिल्कुल भी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ना नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस बात का ठीक से आकलन ही नहीं कर पा रही है कि राम का अपमान करना कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान कर सकता है। दोस्तों, यूपी में एक ऐसा खेला होने जा रहा है जिसके बारे में विपक्ष को हल्की सी भी हवा नहीं लगी। विपक्ष राम के नाम में उलझा रहा और उधर बीजेपी सरकार में नया खेला कर गई, जिसकी वजह से सूबे का विपक्ष लगातार परेशान हो रहा है। देश के कोने कोने में राम की बयार बह रही है, जिससे विपक्ष का हाल बेहाल है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष के पाले में राम के नाम का हल्ला है कि अगर बीजेपी को राम को नाम का पॉलिटिकल वॉकओवर मिलता है तो लोकसभा चुनाव 2024 में वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बीजेपी विपक्ष पर डबल अटैक कर रही है। एक तरफ तो वो सनातन को देश में सम्मान दिला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो यूपी के उन जिलों को वापस से अपना खोए पहचान दिला रही है। फैजाबाद, इलाहाबाद के बाद अब गाजियाबाद को भी जल्द नई पहचान मिल सकती है। गाजियाबाद जनपद का नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार को भेजने का फैसला लिया गया है। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव मंगलवार को पास किया गया। 100 में से 95 पार्षदों ने इस पर सहमति जताई। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। नए नाम को लेकर उन्होंने गेंद सरकार के पाले में डाल दी। सुनीता ने कहा कि शासन जनपद का नया नाम क्या रखेगा वो भी तय किया जाएगा। गाजियाबाद जनपद का नाम बदलने का प्रस्ताव गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में रखा गया है। महापौर सुनीता दयाल ने बताया कि यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन जनपद क्या नाम रखती है इसका फैसला जल्द ही किया जाएगा। उनकी मांग है कि गाजियाबाद का नाम बदलकर गजनगर या फिर हरनंदी नगर कर देना चाहिए। बीजेपी पार्षद शीतल देओल ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए इसे शासन में भेजे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद का नाम बदलने की मांग काफी समय से की जा रही थी, लेकिन यह ऐतिहासिक काम अब पूरा होने जा रहा है। साथ ही कहा कि जो भी नाम तय किए जाएं वो शासन स्तर से ही किए जाएं। गाजियाबाद स्थित दुधेश्वर नाथ मंदिर के महंत नारायण गिरी ने जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके जिले का नाम बदलने की मांग की थी। उन्होंने ग्रजप्रस्थ या फिर हरिनंदपुर या फिर दुधेश्वरथ नगर नाम रखने का सुझाव दिया था। माना जा रहा है कि सरकार इन सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद कोई फैसला ले सकती है। मुगल शासन के दौर में गाजियाबाद को मौजूदा नाम मिला था। मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ के नवाब गजीउद्दीन के नाम पर सन 1740 में हिंडन नदी किनारे बसे शहर का नामकरण किया गया था। दोस्तों, जिस तरह से मुगल आक्रांताओं ने देश की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ की, वर्तमान सरकार उसे वापस दिलाने का काम कर रही है, जो विपक्ष के लिए अगला बड़ा झटका हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।